ऑफ यू सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा और सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का आयात की जाने वाली वस्तुएं प्लस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेद यानी आर्यन सभ्यता भी अब शुरू हो जाएगा। पहले हम लोग वेद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज भी एक मोटिवेशनल स्पीच लिखा गया है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि सर कांटा पे तो बहुत तेजी से नहीं चला जा सकता है, लेकिन कांटा चुभता है इसलिए लोग तेजी से भागते हैं। तो कांटों पर चलना अर्थात इतना दिक्कत सहना, आप बहुत जल्द ही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है जो 63rd में पूछा गया है। ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, अब दिख रहा होगा। चीनी यात्री में तो आप नाम सुने हैं वैनसांग फाहियान का, लेकिन एक चीनी यात्री संयुगन के बारे में भी पूछा गया 63rd में कि संयुगन कब आया था। तो ये 515 से 520 एग्जैक्ट इसका आंसर होता है 518 ईस्वी में ये भारत आया था। 518 ईस्वी के आसपास का जो काल है वो भी गुप्त काल का ही काल है, उसमें ही ये यात्री भारत आया था। ये बीपीएससी में पूछा गया है 63 बीपीएससी में, बीपीएससी 63rd। आपको मालूम है कि बीपीएससी 63rd में एंशिएंट इंडिया से अधिक क्वेश्चन नहीं आया है, मात्र 3 क्वेश्चन ही आया है उस समय। तो हम लोग तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो संयुगन ये चीन का यात्री था जो गुप्त काल के समय में ही भारत 518 के आसपास आया था। चलिए, इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा, यानी जो हल है वो टेराकोटा है। टेराकोटा का मतलब मिट्टी का पका हुआ हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा का हड़प्पा कालीन स्थल है, वहीं से ये प्राप्त हुआ है। बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा मान में सिंधु सभ्यता काल से संबंधित है। एक पुरातात्विक स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक आर्कियोलॉजिकल सेंटर है। इसी स्थान से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। जो ये टेराकोटा है ये क्या है, तो हल है। और आपको मालूम होगा कि पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, तो सिंधु काल से एक क्वेश्चन आया हुआ था। लगभग हम लोग हर बार देख रहे हैं कि सिंधु से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो हम लोग को सिंधु सभ्यता अच्छा से पढ़ लेना है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं और भी अच्छा से इसको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किस वंश से थे ये वंश पूछा गया है। तो ये चेदी वंश से थे। खारवेल, हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो खारवेल से ही संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे कलिंग नरेश का संबंध किससे है, तो ये चेदी वंश से है। चेदी वंश ये बीपीएससी 63rd में पूछा गया। ये तीन ही क्वेश्चन पूछा गया एंशिएंट का। ये तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको कराया गया है और भी डिटेल से फिर आगे चलेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। ये क्वेश्चन का प्रारूप हम लोग देख लिए कि किस तरह से बीपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन। अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, इस पे आते हैं, सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं। आज ये पढ़ना हम लोग को। पिछले क्लास में भी सिंधु हुआ था, आज सिंधु फिनिश हो जाएगा। धातु, जो धातु है वो कहां से स्थल आयात होता था, जिसमें एक सोना है धातु, स्वर्ण, सोना, गोल्ड। ये कोलार की खान कर्नाटक से यानी दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत से आता था।
चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था, चांदी यानी विदेश से आता था। अफगानिस्तान जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित और उसके आसपास फिर नीचे दक्षिणी भाग में स्थित ईरान है, तो उस क्षेत्र से आता था। संगमरमर राजस्थान से। आप जानते हैं कि बाद में शाहजहां के द्वारा भी जो ताजमहल बनाया गया है वो भी संगमरमर राजस्थान से ही आया था। अस्टेटाइट ये ईरान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, नाम सुने ही हैं, बहुत पुराना, पूछा भी जाता है सिंधु कालीन सभ्यता में तांबे की प्राप्ति कहां से होती थी, तो आंसर होगा तांबा खेतड़ी से, राजस्थान में। फिरोजा फारस से। लाजवर्द मणि, लाजवर्द होता है, लाजवर्द लिखा गया है, लाजवर्द मणि बदखसा से अफगानिस्तान, नाम सुने ही है बदखसा, मिडावल इंडिया में आप सुनेंगे बदखसा, जब हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे तब सुनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मनी, बस इतना ही याद रखेंगे, मनी भड़ौच गुजरात से प्राप्त होता था। टीन अफगानिस्तान से, और गोमेद पत्थर होता है, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, गुजरात को ही सौराष्ट्र कहते हैं। और सीसा ईरान से। तो ये कुछ चीजें थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में आयात होता था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देख लें फिर कि कौन कौन आ सकता है एग्जाम में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना बहुत VVI है, आर कर दे रहे, आर से रिवीजन करना है आपको। संगमरमर राजस्थान से, आर कर लेना है आपको। तांबा खेतरी से, जो आसान लग रहा है वही आएगा एग्जाम में, टफ वाला नहीं आता है। लाजवर्द मणि ये बदखसा, एक ये भी याद रखिएगा। गोमेद याद रखना है, ये सब कुछ जो हुआ। सीसा एक याद रखिएगा, बाद में पता चलेगा कि सीसा से सिक्का भी बनता था, है ना। तो ये कुछ 4-5 गो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI है, याद रखिए आप इसको, VVI है, कहां से कौन आयात होता था याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है मुहरे, सील तथा बाट। सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। VVI बाटों के द्वारा विनिमय। आज भी देखते हैं हम लोग, कुछ भी खरीदते हैं तो बाट का उपयोग होता है, तो उस समय विनिमय प्रणाली था, एक्सचेंज, विनिमय नियंत्रित होते थे बाटों के द्वारा। आप देखिए कि उसमें भी बाट चलता था, इसका मतलब विकसित था। बाटों को चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। बाट का निर्माण चर्ट पत्थर से, याद रखिए चर्ट पत्थर है, उससे बाट का निर्माण होता था। बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे। बस रट लेना है कि कितने आवर्तक में होते थे, तो 16 का आवर्तक में होता था सैंधव घाटी सभ्यता में बाट। और भी बहुत सारा इसमें लिखा गया, जैसे 16, 64, 160, ये सब कुछ उतना याद नहीं करना है, बस 16 के आवर्तक में होते थे। कहता है अब तक लगभग 2000 मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। 2000 मुहरों का पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज लिखी हुई मिली है वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। पढ़ने का कोशिश हुआ है लेकिन नहीं पढ़ा जा सका है अभी तक। चलिए यहाँ पे कुछ आया है लिपि के बारे में। कहते हैं हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्ररेखात्मक है, चित्र से सुशोभित है, चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में वो चित्रात्मक या भाव से अंकित है ना, भावात्मक है, भाव चित्रात्मक है। इसको हम लोग आइडियोग्राफिक भी कहते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं, दाएं देखिए ये होता है हमारा और बाएं ये होता है हमारा। दाएं का मतलब हुआ राइट और बाएं का मतलब हुआ लेफ्ट, तो इधर से चलता है। इसी तरह आज हम लोग उर्दू भी देखते हैं कि चलता है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो यह पहली पंक्ति दाएं से बाएं और फिर दूसरी पंक्ति दाईं ओर लिखी जाती थी, अर्थात यहां से यहां तक पहुंचा और फिर दूसरा यहीं से शुरू हो गया। अब देखिए
कि इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो पढ़ना कितना मुश्किल है। आज हम लोग जो पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं और फिर जब आगे लिखना होता है तो फिर यहीं पे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। पहली पंक्ति दाई से बाई आया और फिर दूसरी बाई से दाई ओर बढ़ जाता था, यहां से फिर इधर बढ़ जाता था। ये कितना टफ रहा होगा लिखना या फिर समझना आज के डेट में, इसीलिए ये लिपि पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए, अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। ये सब याद नहीं रखना है। अब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, बस यही याद रखना है। अब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, हड़प्पा का लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, यही आप याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कोई भी सभ्यता विकसित हुआ तो उसका अंत तो होना ही है। तो कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है, जिसमें कुछ प्रमुख हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पतन का कारण और कौन विद्वान ने क्या बोला है उसके बारे में। तो पहला है भूकंप से। आज भी देखते हैं अर्थक्वेक, भूकंप यानी अर्थक्वेक। डेल्स महोदय ने बोला कि भूकंप से हुआ है, बहुत सर्वमान्य नहीं है। प्राकृतिक आपदा से हुआ है, केनेडी महोदय ने बोला है। केनेडी महोदय, यहाँ केनेडी लिखा गया है, यह आपदा यहाँ पे आएगा। केनेडी महोदय ने बोला है प्राकृतिक आपदा से कुछ मान्य है। आर्यों का आक्रमण व्हीलर, ये ज्यादा मान्य है। इसके बाद एक विदेशी आक्रमण गोल्ड चाइल्ड्स बोला है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्राकृतिक केनेडी, ये भी याद रखिएगा। फिर जलवायु परिवर्तन, एक बाढ़, ये भी याद रखिएगा, बाढ़। मैकेराव और मार्शल, जॉन मार्शल जो आप नाम सुन रहे हैं, ये भी याद रखना है आपको। कि इस प्रकार से हम लोग 3 तो याद रखेंगे। चौथा जलवायु परिवर्तन भी याद रख लीजिए, ये भी चलेगा। अस्टाइन वो घोष बोले हैं कि जलवायु परिवर्तन से हुआ। तो इसमें बहुत सारा नाम दिया हुआ है, जिसमें ज्यादा नहीं, 3-4 आपको याद रख लेना चाहिए पढ़ने के दरमियान में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सिंधु सभ्यता का अंत हो जाता है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो वैदिक काल पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ विशिष्ट तथ्य लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसको देखते हुए। ज्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर है, जो मुहर है चौकोर है। बनवाली में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप, यही देखिए बीपीएससी में पूछ चुका है। यही टेराकोटा जो मिट्टी का बना हुआ है, बनवाली हरियाणा से। अभी हम लोग देखे थे 63rd में पूछा हुआ है, 63rd बीपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला। बाजरे की खेती रंगपुर से। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट। नगर योजना, नगर योजना देखिए ये पूछा जा चुका है, मिट्टी से बने हल। अब नगर योजना भी पूछा जा सकता है। 2 समाधान का ये कालीबंगा से मिला है ना। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिला है। काली चुनिया कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो इस तरह से गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। उसी प्रकार से रंगपुर से क्या मिला? तो बाजरे की खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ याद रखेंगे। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना, बहुत भी आई है, याद रखेंगे। जो कि किस पद्धति पर था? तो ग्रिड पद्धति पर था। नगर योजना इसका ग्रिड पद्धति, बहुत अच्छा तरह से सजाया हुआ था, बहुत निकला हुआ इस तरह से नहीं, बहुत सुव्यवस्थित है, वही ग्रिड पद्धति हुआ। ग्रिड में यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से बिल्कुल ग्रिड में एक तरह से बना हुआ, यानी सुशोभित है पूरी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से नगर योजना था इसका। आगे देखते हैं, आगे है आलमगीरपुर से। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। से भी आलमगीरपुर से एक भी मुहर की प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जहां से मुहर की प्राप्ति नहीं हुई। सरस्वती जहां बहती थी अब लुप्त हो गया है। आपको मालूम है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। वह क्षेत्र विन्सन के नाम से जाना जाता था, विन्सन। आगे कहते हैं हड़प्पा कालीन नगरों का आयताकार खंडों में बांटा गया था। यह आयताकार था, यानी कि इस प्रकार से आयताकार, और नगर ग्रिड पद्धति पर था। जैसा कि हम लोग देखें, यही नगर योजना आयताकार थी, यही ग्रिड पद्धति हो गया। सुटका गेंडोर वो सुकुतता समुद्र तटीय नगर थे।
ये समुद्र तटीय नगर पश्चिम में, सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम में, पश्चिम दिशा में, और बस्ती पूर्वी दिशा में होते थे। दुर्ग का मतलब किला, और किला में लोग जो रहते थे वो सम्राट परिवार के लोग रहते थे जो पश्चिमी भाग में रहते थे, और पूर्वी भाग में बस्ती हुआ करता था जिसमें काम करने वाले लोग अपेक्षाकृत निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो पश्चिम भाग में और पूर्वी भाग में बटा हुआ था। पश्चिम में ऊंचे लोग, बड़े लोग, कुलीन लोग, और नीचे में पूर्वी भाग में नीचे लोग, निम्न लोग, श्रमिक लोग रहा करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख तथ्य जान गए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और रह गया है, उसके बाद वैदिक काल आ जाएगा। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। देखिए ये उस समय इतना व्यवस्थित बनाया गया था कि दरवाजे और खिड़कियां डायरेक्ट सड़कों की ओर नहीं खुलता था, लेकिन आज का परिवेश में हम लोग देखते हैं कि हर कुछ रोड की ओर होना चाहिए, है ना। यानी सड़कों की ओर नहीं खोला जाता था, क्या सोच करके कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन आज ऐसा बात नहीं है। आज सभी चीज रोड की ओर खुलना चाहिए, ऐसा हम लोग देखते हैं। केवल लोथल में दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर, और बाकी पीछे में होता था। और लोथल से एक और चीज प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा या बंदरगाह का प्रमाण। कहता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये आप इंपॉर्टेंट मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोथल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोथल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दरवाजे रोड की ओर खुलते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आज भी ये प्रचलित है, वेश्यावृत्ति हो या पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है, उसमें भी प्रचलित था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। लोथल से भी अग्निकुंड और कालीबंगा से भी अग्निकुंड मिले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जहां पे है उसको आर लगा दे रहे हैं, याद रखना है आपको। ये देखिए लोथल कालीबंगा क्या चीज के लिए, अग्निकुंड के लिए इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर कनिंघम इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरातत्ववेत्ता के जनक। लोथल दरवाजे खुलते थे रोड की ओर, इंपॉर्टेंट। बाकी सभी दरवाजे खुलते थे रोड के विपरीत दिशा में, इंपॉर्टेंट। ग्रिड पद्धति या आयताकार तरह से नगरों का बसाव, इंपॉर्टेंट। ये सब आपको याद रखना है। रंगपुर से बाजरे का प्रमाण मिला है, इंपॉर्टेंट। चलिए तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता आज यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है वैदिक काल। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर एक तरह से है। पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा चैप्टर हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। हालांकि उसके पहले जो है पाषाण काल हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। कहते हैं वैदिक काल की जानकारी वेदों से होती है, और वेद की रचना एक 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वेद का, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3 वेद का रचना हुआ है। वेद टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का काल, वेद का जो 4 खंड है उसमें से ऋग्वेद का काल अपने आप में 500 वर्षों तक है। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक, जब तक कि महाजनपद का उदय नहीं होता है तब तक के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें वेदों से मिलती है। वेदों से वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, याद रखेंगे। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद बाद में लिखा गया है, शुरू में वेद लिखा नहीं गया था, बिल्कुल गा करके एक दूसरे को जानकारी प्राप्त होता था। ये केवल लोग एक दूसरे को बोल बोल कर, सुना सुना कर एक दूसरे को याद दिलाते थे या याद रखते थे। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है। महाभारत, रामायण ये सभी बाद की बातें हैं, गीता, लेकिन सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हमारा वेद है। तथा वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, VVI, जिसके कारण वे वेद व्यास कहलाए।
व्यास आज भी हम लोग अपने समाज में प्रचलित है। व्यास का मतलब होता है गाने वाला, तो वेद को गाने वाला वेद व्यास कहला गया, है ना। हम लोग गांव सब में देखते हैं कि अरे ये व्यास है। व्यास का मतलब होता है कि वो गान बजान करते हैं, कोई भी चीज को गा करके वो वहां पे मजमा लगा देंगे, है ना, भीड़ लगा देते हैं। तो उसी तरह वेद व्यास गा करके वो 500 सालों तक ऋग्वेद को जिंदा रखे। फिर बाद में 3 वेद की रचना हुआ, सभी गाया गया। कहता है नोट, सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहते हैं। देख रहे हैं वेद कितना चीज है, सूक्त है, स्तुतियों है, ये सभी बोला ही जाता है, प्रार्थना है, यज्ञ तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों, जितने भी सूत्रों का संग्रह है उसी को हम लोग वेद कहते हैं। जो हमारा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ भी है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। संस्कृत के विद शब्द से, संस्कृत का जो विद शब्द है, ये शब्द लिखा गया है, वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है, यहां लिखा गया, पवित्र एवं आध्यात्मिक। वेद हमारा सबसे पवित्र है और आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब हुआ ये जो लोकाचारी है, जो माया है, जो मायावी दुनिया है, इससे ऊपर की बात इसमें बताई जाती है वेद में। अब देखते हैं हम लोग वेद कितने हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी संख्या 4 है। वेद, इसकी संख्या कुल कितना है? 4 है। ऋग्वेद सबसे पुराना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, जिसको हम लोग ये 3 का पाठ जो है, ये 3 को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसकी जो रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। याद रखिएगा, 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। और ये जो ऋग्वेद है इसका काल है 1500 से 1000 बीसी के बीच में। 1500 से 1000 बीसी यानी 500 साल तक ये। और इसके पहले का जो काल है, आप जानते हैं 2500 से 1750 तक का जो काल है, वो काल कहलाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का काल कहलाता है। तो सिंधु घाटी के बाद वेद में हम लोग ऋग्वेद पढ़ेंगे और फिर उत्तर वैदिक में ये पढ़ेंगे। और 600 के बाद महाजनपद, महाजनपद जो भारत में 16 महाजनपद है, उसकी हम लोग फिर बात करते हैं, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली है और वो बिहार की धरती से ही संबंधित है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग कुछ कुछ चीजों को जान गए। आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को रिवीजन कीजिए। फिर इसका वीडियो हम आपको बैकअप देंगे। यदि कहीं प्रॉब्लम रह जाएगा समझने में तो वीडियो से भी आप समझ लेंगे। वीडियो देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको भेजिए। भेजने का 2 तरीका हो सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से, नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सबसे भी भेजिए, है ना, क्योंकि लोगों को भी जानने का अवसर मिलना चाहिए। उससे आपको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद देखिए लिखा गया है, ऋग्वेद का काल यहाँ पे बताया गया है 1500 से 1000 बीसी के आसपास। ऋचाओं के क्रमबद्ध, ऋचा पद में और गद में 2 चीज आप देखते हैं, तो ये गद में नहीं है, पद में लिखा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा में लिखा गया है। इसमें अष्टक की संख्या 8, मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028 और ऋचाएं की संख्या जो है वो 10,462 है। याद आपको ये रखना है, मंडल कितना है ऋग्वेद में? 10। सूक्त कितना है? 1028, ये भी याद रखिए। और जब ये दोनों याद रख रहे हैं, इसको तो याद ही नहीं रखना है, नो, कोई जरूरत नहीं है। तो एक अष्टक भी याद रख लीजिएगा। अष्टक वही 8 अष्टक हुआ। अष्टक का मतलब ही हुआ 8। अष्टक 8, मंडल 10, सूक्त 1028 याद कर लेना आपको। इस मंडल में प्रथम और अंतिम मंडल का हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, जो पढ़ते थे, इसको होत्री कहा जाता है, यानी जो इसको गाते थे इसको होत्री कहते हैं।
ऋग्वेद के रचनाकार हैं, देखें यहाँ पे विश्वामित्र है, इंपॉर्टेंट, वशिष्ठ है, और महिला में घोषा है, पालोमी है, ये याद रखिएगा, ये महिला है और ये पुरुष है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें, जैसा कि अभी बताए थे कि ऋग्वेद का जो मंडल है तो प्रथम और 10वें मंडल को अंत में जोड़ा गया है, ये याद रखना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद में 10 मंडल में कौन सा मंडल अंत में जोड़ा गया है, तो प्रथम और 10वां। देखिए प्रथम और 10वें मंडल को अंत में जोड़ा गया है, अर्थात 2 से 9 तक का जो विवरण है, जो 2 से 9 तक का जो उल्लेख है वो शुरू में कर दिया गया है, शुरू में वर्णित कर दिया गया, लेकिन बाद में 1 और 10 को उसमें जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, मंडल के सूक्त में, यानी मंडल गए, मंडल के अंदर में सूक्त में गए, तो सूक्त कितना है 1028, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर देखे हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये सूक्त है, तो इस मंडल के अंदर में जो सूक्त है तो इसी की बात हम लोग कर रहे हैं कि इसमें जो 1028 सूक्त है उसमें पुरुष सूक्त एक है। तो पुरुष सूक्त में 4 चतुष्ट वर्ण समाज का वर्णन है। चतुष्ट वर्ण यानी कि जो 4 वर्ण को दिखाया गया है वो कहां कहां से जन्म लिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसमें, तो याद रखना है 10वें मंडल में जो बाद में जोड़ा गया है उसके पुरुष सूक्त में, सूक्तों की संख्या कितना है 1028, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्ट समाज का वर्णन है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चतुर्थ समाज कौन कहां से जन्म लिया है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे 4 ब्राह्मण, जो आज हमारे समाज में ब्राह्मण है, उनका जन्म हुआ है ब्रह्मा के मुख से। एक आदि पुरुष है, एक ब्रह्मा को माना गया है, उसी को आदि पुरुष कहते हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। क्षत्रिय का जन्म उनके हाथ से, भुजा से हुआ है। जो क्षत्रिय है समाज में, जैसे कि राजपूत हम लोग कहते हैं क्षत्रिय हैं, तो उनका भुजा से हुआ है। फिर कहता है वैश्य समाज जंघा से हुआ है, ये जो जंघा है उससे, और जो शूद्र है वो पैर से हुआ है, चरण से हुआ है, नीचे से हुआ है। ठीक है, तो समाज में शूद्र है, आज ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है। ठीक है, तो सबों का ये आदि पुरुष के किस पाठ से जन्म हुआ है वही चीज यहाँ पे बताया गया है। किसमें वर्णन है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ये याद रखेंगे। भी आई है, भी आई 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्ट वर्ण का वर्णन है, और वो कहां कहां से किसका जन्म हुआ है, तो आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, आदि पुरुष के बाह से, भुजाओं से क्षत्रिय का, आदि पुरुष के जंघा से वैश्य का, और आदि पुरुष के चरणों से शूद्र का। ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आए या नहीं आए, ये सब कभी इंटरव्यू से में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना चाहिए। चलिए, वेद की संख्या कितनी है याद रखना चाहिए, 4। चलिए, अभी अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही 52 अवतार और 3 पगों का वर्णन है। ये 3 पग से ही पाताल, धरती और आकाश को नापा गया था। 52 अवतार का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग आज भी किंवदंती इस तरह से सुनते हैं, तो ऋग्वेद में वर्णन है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं भी आई, ऋचा को खिल भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किसको समर्पित है, तो आंसर होगा इंद्र को। इंद्र को सबसे ज्यादा ऋचा समर्पित किया गया है। कितना, 250। इंद्र ही है भगवान जो बारिश कराते हैं, वर्षा के देवता इंद्र। और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं या खिल है। तो अग्नि दूसरे नंबर पे, पहला नंबर पे इंद्र। तो देखिए इंद्र 2 अंक से बना हुआ है, और अग्नि अग्नि 3 अंक से बना हुआ है। तो अग्नि लास्ट में आया, 200 घट गया, और इंद्र 2 है तो 250 हो गया। कुछ इस तरह से याद रखिएगा, यानी पहले इंद्र आएगा 1 के बाद 2, तो इंद्र के लिए ज्यादा है, बाद में अग्नि आएगा तो उसके लिए कम है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि अधिक ऋचाएं किसके लिए है, तो इंद्र के लिए, और दूसरा सर्वाधिक देवता जिसके लिए ऋचा है तो हो जाएगा अग्नि। ठीक है, तो इंद्र अग्नि इस तरह से। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, आप नाम सुने होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यही है ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र हमें मिलता है।
आगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ऋग्वेद के 2 अपना ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है, तो ऋग्वेद को समझने के लिए एक कुंजी या कुंजिका कह दीजिए। ठीक है, तो उसके 2 हैं, एक ऐत्रेय और एक कौशिकी। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आंसर 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 10 राग युद्ध बहुत प्रचलित है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। परुशनी नदी, रावी को परुशनी कहते हैं, अक्सनी को चिनाब कहते हैं। ठीक है, शतुद्री को सतलज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग रावी नदी, परुशनी के किनारे, और बिपाशा भी एक नदी को कहा गया है, रावी को बिपाशा भी कहा गया है। ठीक है, तो परुशनी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच 10 राग युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास का विजय दिखाया गया है। परुशनी या रावी नदी आप जानते ही हैं, पंजाब का क्षेत्र में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, तो यही रावी को परुशनी कहते हैं। यहीं पे 10 राग युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, जिसमें सुदास विजय हुए थे। नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी न्याय देने वाला का उल्लेख इसमें नहीं है, ये ऋग्वेद। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर आगे का क्लास कल होगा, और अभी दूसरा लिंक आपको जाएगा जिसमें प्रकाश सर का क्लास होना है। ओके, दैट्स इट।